हर कोई कहता है कि समय बीत रहा है, पर कितनी तेजी से बीत रहा है ये किसी को नहीं पता। पर क्या हो अगर किसी को सच में पता चल जाए कि वक्त की रफ्तार क्या है? क्या फिर वह अपना आने वाला कल बदल सकता है? आज की कहानी की शुरुआत जेस नाम की एक अकेली माँ से होती है जो एक वेट्रेस का काम करती है। उसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चे और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई थी। एक दिन जब वह सोकर उठी तो उसका बेटा टॉम अचानक घबरा कर उठा और रोने लगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि जरूर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, अब तुम शांत हो जाओ। दरअसल टॉम को एक खास तरह की बीमारी है जिसमें वह बड़ा तो हो रहा है पर सिर्फ जिस्मानी तरीके से दिमाग आज भी उसका वही बच्चे वाला ही है। इसी वजह से जेस उसे हमेशा अपने करीब रखती है और खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। आज उसे साथ में काम कर रहे दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने जाना है, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब कुछ समेट रही थी। तभी उसकी डोर बेल बजी। वह बाहर गई पर वहां तो कोई नहीं था। पर फिर बेल किसने बजाई? तभी अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। अंदर जाने पर पता चला कि यह तो टॉम ने रंग की शीशी गिरा दी है। उसे साफ करने के बाद वह फौरन अपने कपड़े पैक करने में लग गई और फिर जब टॉम की बारी आई तो वह ऐन मौके पर उसके साथ चलने से इनकार करने लगा। जेस ने काफी कोशिश की कि वह उसे साथ ले चले पर वह अपनी जिद पर अड्डा रहा, इसलिए गुस्से में आकर वह उसे घर में ही छोड़कर खुद अकेली ही चली गई। लेकिन बीच रास्ते में उसके साथ क्या हुआ उसे खुद नहीं पता चला। अब जब वो पोर्ट पर पहुंची तो विक्टर ने उसे पिक किया, जो उसके बर्ताव को देखकर काफी परेशान था। तभी ग्रेग आता है जिसने सभी को अपनी बोट पर इनवाइट किया था। वो भी जेस के इस बर्ताव को देखकर वजह पूछता है तो वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। तब ग्रेग ने उससे टॉम के बारे में पूछा कि वो भी तो आने वाला था ना, तो जेस ने झूठ बोल दिया कि वो सो रहा था, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई। पर उसके चेहरे की रंगत को देखकर ग्रेग को खुद समझ नहीं आ रहा कि असल में उसे हुआ क्या है। खैर, जब वो कुछ नहीं बताती है तो वो उस चीज को इग्नोर कर बोट पर चला जाता है। सभी एंजॉय करते हुए अब समंदर में चले ही जा रहे हैं, पर इसी कश्मकश में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर आ गए हैं। इस बीच जेस, जिसकी आंख लग गई थी, पर एक बुरे सपने के कारण वो उठ गई। उसने देखा कि वो किसी अनजान द्वीप पर फंस चुकी है और कोई आसपास नहीं है। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर ग्रेग भी विक्टर के पास गया और पूछा कि वो तो अपने बेटे को लाने वाली थी तो लाई क्यों नहीं। तब विक्टर ने बताया कि उसका बेटा एक बीमारी से पीड़ित है, तो हो सकता है कि इसलिए वो उसे लेकर नहीं आई हो या फिर वो स्कूल गया हो। पर आज तो संडे है, भला आज कौन सा स्कूल खुला होता है? यही सवाल था विक्टर का, लेकिन ग्रेग के पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ विक्टर एक और चीज बताता है कि जब वो उसे कार से यहाँ लेकर आ रहा था तब भी मैंने यही सवाल किया था। तब मानो वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। ऐसा लग रहा था कि एक क्षण के लिए वो खो गई हो कहीं। कुछ समय के बाद सभी ने नोटिस किया कि उनके ऊपर काले बादलों का साया आ रहा है, यानी कि तूफान नजदीक ही है। इसलिए ग्रेग फौरन अपने आसपास मौजूद किसी शिप से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। तब एक लड़की से उसका रेडियो कनेक्ट हुआ, जो बस इतना कहकर डिस्कनेक्ट हो गई कि कोई है जो हमें मार रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। इससे आगे ग्रेग कुछ और पूछ पाता कि तब सब कनेक्शन टूट गया। अब तो ऊपर तूफान भी अपने चरम पर था और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। इनकी बोट उन लहरों को झेल नहीं सकी और डूब गई, परंतु सभी ने लाइफ जैकेट पहने हुए थे, इसलिए ये बच जाते हैं। सुबह हुई तो ये सब इसी उम्मीद में बैठे थे कि जरूर कोई मदद के लिए यहाँ से गुजरेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ सिर्फ मदद नहीं मिलने वाली थी, पर यहीं से अब अंत की शुरुआत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सामने से आ रहे एक बड़े से शिप पर इनकी नजर गई तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर वो रुका ही नहीं। परंतु वो इतने करीब से गुजरा कि इन्हें मौका मिल गया उस पर चढ़ने का, इसलिए एक एक करके सभी उस पर चढ़ गए। पर उसके बाद तो मानो ऐसा लगा कि इस शिप से ज्यादा शांति तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वहाँ रूम्स तो थे लेकिन उसमें रहने वाले लोग ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये शिप उन्हें खा गया हो। इस शांति से अब इन्हें डर भी लगने लगा था। तभी जेस को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मानो वह यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। पर ग्रेग उसे बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें बस ये एक वहम हो रहा हो, और ये होता है कभी कभी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पर जेस को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। थोड़ा और अंदर जाने पर विक्टर को एक पेंटिंग दिखी जो इसी शिप की थी, और उसके नीचे उसका नाम भी था, जो था एओलोस। ये सुनते ही जेस को कुछ याद आ जाता है। दरअसल एओलोस एक ग्रीक पौराणिक कथा में वायु के देवता थे। इस शिप का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था, लेकिन वो अपने बेटे सिसिफस से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने तो 2 बार मौत को भी चकमा दे दिया था, पर यह चीज उसके पिता को पसंद नहीं आई। इसलिए उसके कर्मों के लिए उन्होंने उसे एक ऐसी सजा दी जिसमें उसे एक बड़े से पत्थर को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाना है। सिसिफस को यह बहुत ही आसान लगा क्योंकि वो बेहद ही शक्तिशाली था, लेकिन जब जब वो आधे रास्ते पर पहुंचता तो वो पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाया करता, तो दोबारा से ऊपर ले जाता था। पर यही चीज बार बार होती है, और इस तरह से उसके पिता यानी कि वायु के देवता ने उसे एक अनंत सजा से बांध दिया जो उसके कर्मों की वजह से मिली। ये सब जेस बता ही रही थी कि तभी इन्हें कुछ गिरने की आवाज आई, तो विक्टर देखने गया। तब उसे वहां जेस की चाबियां मिली, लेकिन अभी
तक वो वहाँ गई ही नहीं, तो फिर चाबी वहाँ कैसे गिर गई? सभी ने कहा कि हो सकता है कि हैदर ने गिरा दी, पर हैदर है कहाँ? उसी को ढूंढने के लिए ये सभी एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था जो एकदम ताजा था। ऐसा लग रहा था कि बस अभी कुछ ही देर पहले ही उसे यहाँ पर रखा गया है, पर खाने वाले कहाँ हैं? जेस ने यहाँ विक्टर से पूछा तो उसकी घड़ी में 11 बज रहे थे, पर उसकी खुद की घड़ी में तो 8 बज रहे हैं, जो टाइम यहाँ इस शिप में लगी घड़ी में भी हो रहा है। ये सारी चीजें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पर अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि इससे भी बड़े ट्विस्ट आगे इन्हें मिलने वाले हैं। तभी जेस को एक परछाई दिखाई देती है जिसका पीछा विक्टर जाता है, तो दूसरी तरफ ग्रेग और जेस भी उसके पीछे जाते हैं और बचे हुए 2 लोग उसी कमरे में रहते हैं। अब यहाँ जब ये दोनों जा रहे थे तभी इन्हें एक रूम से किसी के पुकारने की आवाज आती है, तो ये फौरन उसमें जाते हैं, जहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ किसी ने खून से शीशे पर लिखा है, थिएटर में जाओ। ये पढ़ने के बाद तो जेस की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वह ग्रेग को जाने से मना करती है, पर वो चला जाता है और उसे वापस उन्हीं लोगों के पास जाने को कहता है। पर जब वो वहाँ गई तो वो सारा खाना अब सड़ चुका था और वो दोनों भी वहाँ नहीं थे। इतने में विक्टर बुरी तरह जख्मी हालत में वहाँ पहुँचता है और बिना कुछ समझे इससे मारना शुरू कर देता है। जेस को भी खुद के आत्मरक्षा में उसे मारना ही पड़ता है, वरना वो उसे सच में मार देता। तभी अचानक से थिएटर की तरफ से गोली चलने की आवाज आती है, तो जेस भागते हुए वहीं गई और देखा कि किसी ने ग्रेग को शूट कर दिया है, जो देख उसकी तो हालत खराब हो जाती है। तब सैली उसे कहती है कि उसने मरने से पहले हमसे कहा कि तुमने उसे गोली मारी है, पर जेस तो उस कमरे में थी, अभी अभी तो आई है वो यहाँ पर। तभी ब्रैनी बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमसे ये क्यों कहा कि जाओ थिएटर में, तुम्हारा वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। ये सारी बातें जेस के दिमाग से ऊपर जा रही थी, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी एक अनजान शख्स सैली और ब्रैनी को गोली मारकर उनका खेल खत्म कर देता है और अब वो जेस को भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद की जान बचाकर वहाँ से भागकर डेक पर आ जाती है। पर वो अनजान आदमी उसके पीछे ही था, परंतु उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी जेस के हाथ एक कुल्हाड़ी लग जाती है, जिससे कि वो उसे मारना शुरू कर देती है। तब वो अनजान शख्स कहता है कि ऐसा मत करो, सभी को खत्म कर डालो, तभी तुम जिंदा बचोगे, वरना कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहने के बाद वो पानी में कूद जाता है, पर जेस को उसका कहा कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और चीज हुई जो हर किसी के दिमाग को खोल देगी। उसने देखा कि उसका खुद का ग्रुप अपनी पलटी हुई बोट में मदद की गुहार लगा रहा है, यानी कि ये साफ मतलब है जेस अब एक ऐसी जगह पर फंस चुकी है जिसमें उसे वही सब दिखेगा जो हो चुका है। अगर आसान भाषा में कहें तो उसे वही सब कुछ दोबारा से होते हुए बार बार दिखेगा जो उसने कुछ देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। जिसका मतलब ये है कि वो एक समय की भूल भुलैया में अटक चुकी है, जिसमें से कैसे बाहर निकलना है उसे खुद नहीं पता है। खैर फिलहाल वो अपने ग्रुप से छिप जाती है और देखती है कि वो सब वही चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ आने के बाद की थी, यानी कि इस बार भी सब मरेंगे, पर इस बार में अंत में कौन बचेगा। यहाँ अब जब वो छिपकर उन लोगों को देख रही थी तो तभी उसकी चाबी वहीं गिर जाती है जिसे विक्टर लेने के लायक तो है। तो रियल जेस जाकर उसी रूम में छिप जाती है जहाँ ढेर सारा खाना रखा हुआ था। तब वहाँ ये लोग भी आते हैं। उसी दौरान वो दूसरी वाली जेस एक परछाई को देखती है जो असल में इसी जेस की थी, जिसका पीछा विक्टर करता है, जो उसे मिल भी जाती है। तब वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि वो लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन विक्टर को ये सब मजाक लगता है, इसलिए वो उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता है। तो जेस गुस्से में आकर उसे धक्का दे देती है, जिसके कारण उसका सिर जाकर एक हुक में लगता है और वहीं बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। इसके बाद भागकर वो एक रूम में पहुंची तो वहां उसे खूब सारे फटे हुए पेपर्स दिखाई दिए, जिस पर लिखा था कि जितने भी लोग हैं उन्हें नाव से उतरने से पहले ही खत्म कर दो, वरना ये सब सालों साल चलता ही रहेगा। ये पढ़ने के बाद रियल जेस खुद भी एक नोट पर ये लिख देती है। तभी उसकी नजर पड़ी है वहीं गिरी उसकी एक लॉकेट पर, जो सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों थी, यानी कि यहाँ पर पहले भी कई सारी जेस आ चुकी हैं। ये चीज देखकर अब जेस को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये सब चल क्या रास्ता है। उसे इस समय चक्र को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। इसलिए वो अब बंदूक लेकर निकल पड़ती है। बीच में उसे विक्टर मिला जो बुरी तरह घायल था। तभी उसे न्यू जेस दिख गई जो कि अभी अभी आई है, इसलिए अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सामने होने के बावजूद भी वो उसे शूट नहीं कर सकी क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी वहां घायल विक्टर आ गया, जिसे संभालने में वो लग गई, परंतु कुछ ही देर के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। तो अब बस उसे किसी भी तरह सैली और ब्रैनी को बचाना है, इसलिए वो फौरन थिएटर में गई जहां पहले से वो सब हो रखा था जो कि हमने पहले भी देखा है, यानी कि ग्रेग को उस ओल्ड जेस ने शूट कर दिया है। पर सैली और ब्रैनी को रियल जेस बचाकर बाहर लाती है और उन्हें अपनी बंदूक देकर बताती है कि तुम लोगों को यहीं पर रहना और जो कोई भी तुम्हारे सामने आए उसे शूट कर देना, क्योंकि वो असल में वो नहीं है जिसके साथ तुम आए हो। ये सब सुनकर उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है, पर उन्होंने फिर भी उसकी बात को मान लिया और बंदूक तान कर खड़े हो गए। बाहर निकली जेस को खून के निशान दिखे तो उसका पीछा करते हुए डेक तक पहुंच गई कि तभी उसे नीचे से गोली की आवाज आई, जो सुन नीचे वो जाने लगी।
पर तब तक उन दोनों के सामने वो ओल्ड जेस आ गई जिसने वो मास्क पहना हुआ था। उसने उनसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। तो उन्हें भी लगा वो ही असली है, इसलिए वो उसके साथ साथ जाने लगे। इधर जब रियल जेस नीचे गई तो देखा कि वहाँ वो दोनों तो है ही नहीं, इसलिए वो उन्हें आवाजें लगाने लगी जो इन दोनों ने सुनी भी। पर उनके साथ जो ओल्ड जेस थी उसने कहा कि वो पागल हो चुकी है, तो मेरे साथ चलो। अब जब ये रूम में गए तो वहीं वो जेस उन पर चाकू से वार करके मारने की कोशिश करती है, जिसमें ब्रैनी तो खत्म हो जाता है लेकिन सैली बच जाती है और भागकर कंट्रोल रूम में आ जाती है, जहां उसने रेडियो से सभी से कहा कि वो हमारे पास ही है और सभी को मार रही है, प्लीज हमें बचाओ। उसकी ये बातें नाव पर फंसा हुआ ग्रेग सुन रहा होता है। कुछ याद आया आपको? ये सीन शुरुआत में देखा होगा आपको, यानी कि उस समय जो लड़की उससे मदद मांग रही थी तो खुद सैली ही थी, जो वहां भी थी और यहाँ भी थी। और अभी तो ऐसा सीन आएगा जो साबित कर देगा कि सैली कब से यहाँ पर है। इतने में वहां पर रियल जेस पहुंचती है, पर सैली को लगता है कि उसने ये सब किया है, इसलिए वो उससे भागकर ऊपर डेक पर आ जाती है। पर रियल जेस उसके पीछे पीछे जाती है और अब जो मंजर आता है वो देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल वहां सिर्फ एक सैली नहीं बल्कि अनगिनत सैली थी, लेकिन वो सभी मर चुकी थी, जिसका ये मतलब ये है कि जिस समय चक्र को तोड़ने की रियल जेस ने कोशिश की थी वो उससे पहले भी आने वाली जेस ने की थी। उसी के कारण ये सारी सैली यहाँ मरी पड़ी हैं। पर अब वो सैली के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार नहीं है बल्कि ये कई सालों से चल रहा है, पर अब मैं इन सभी को बंद कर दूंगी। लेकिन इतने में ही सैली की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अब एक नया ग्रुप मदद की गुहार लगाता है, पर इस बार जेस को उन सभी को खत्म करना होगा, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी, वरना वो इसी चक्रव्यूह में घूमती रह जाएगी हमेशा के लिए। इसलिए वो सीधे नीचे गई और खुद के लिए मास्क बनाया और उसी अवतार में आ गई जो इससे पहले वाली या फिर सबसे पहले वाली जेस थी। रूम में जाकर उसने सबसे पहले थिएटर जाना है ये लिखा, जो पढ़कर ग्रेग वहां पहुंचा और फिर उसके पीछे ये दोनों भी उसी जगह पर। रियल जेस भी फिराक में थी और मौका मिलते ही उसने ग्रेग को सबसे पहले शूट कर दिया और फिर बाद में सैली और ब्रैनी को भी। लेकिन न्यू जेस बचकर निकल गई तो वो उसका पीछा करती है। तब यहाँ वही सीन आता है जो हमने कहानी की शुरुआत में यानी कि सबसे पहली वाली जेस के साथ होते हुए देखा था। दोनों ही जेस आपस में लड़ रही होती हैं और जो न्यू जेस होती है वो पुरानी वाली यानी कि रियल जेस पर भारी पड़ना शुरू हो गई थी। तब रियल जेस ने भी उससे वही कहा था जो उस टाइम की जेस ने, कि उन्हें मारकर खत्म कर दो वरना ये सालों साल चलता रहेगा। और इतना कहते ही वो पानी में कूद गई। दोस्तों अब यहाँ से एक अलग प्लॉट आपके सामने आने वाला है, यानी जो चीजें हमने पहले देखी थीं वो क्यों थीं और उसके पीछे की वजह क्या थी ये अब हमें पता चलेगी। तो अब जब जेस की आंख खुली तो एक द्वीप जैसी जगह पर जो हूबहू उसी की तरह जैसा उसने उस बोट पर सोते टाइम सपने में देखा था, यहाँ से वो आगे गई तो उसे अपना घर दिखाई दिया जिसके अंदर वही पुरानी वाली जेस थी जो टॉम पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो कपड़े नहीं पहन रहा था। और ये सब ये रियल जेस खिड़की से देख रही थी जिसे टॉम देख लेता है और इसी डर के कारण उसके हाथ से वो रंग गिर गया। जो पुरानी जेस थी वो आई और उसे मारना शुरू कर दिया। तभी इस वाली जेस ने बेल बजा दी और जब वो बाहर गई देखने के लिए तो वहां कोई नहीं था। पर जब वापस घर में आई तो ये जो जेस थी वो अंदर आ चुकी थी और जैसे वो वाली जेस आई अंदर तो ये उसे हथौड़े से मारकर खत्म कर देती है और ये सब टॉम देख लेता है। पर जिस जेस ने उससे वही कहा जो हमने कहानी की शुरुआत में सुना था, यानी कि ये एक बुरा सपना था जो तुमने अभी देखा है, इसलिए इसे भूल जाओ। इतना कहने के बाद वो उसे लेकर कार में बैठ जाती है और खुद घर से उस जेस की लाश को लेकर बाहर आती है और डिक्की में बंद करके उसे कहीं छुपाने ले जाने लगी। तभी उसकी कार से एक पंछी टकरा जाता है तो वो उसे उतारकर साइड में फेंकने के लिए गई, पर वहां ऐसी कई सारी पंछी थे, यानी कि ये घटना भी यहीं बार बार हो चुकी है जेस के साथ। ये कोई नई बात नहीं है। ये सब देख वो फौरन भागकर कार में आई और तेजी से भगाने लगी। पर स्पीड से टॉम को घबराहट होने लगी कि अचानक से कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई जिससे कि इनकी पूरी कार पलट गई। आसपास के लोग फौरन भागकर आए देखने के लिए कि क्या कोई जिंदा है, पर जो मरी हुई जेस थी उसकी लाश बाहर आ जाती है और टॉम भी मारा जा चुका था। पर जो रियल जेस थी वो जिंदा थी, इसलिए अब वो वापस से उसी पोर्ट पर गई जहां से ये सब शुरू हुआ था, ताकि वो वापस से उसी लूप में जाकर अपने बेटे को हासिल कर सके। यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है जैसा हमने शुरुआत में देखा था और कहानी इसी दृश्य के साथ यहीं खत्म हो जाती है। मतलब कि दोस्तों ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। ये एक माइंड बेंडिंग कहानी है जो आखिरी तक आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है।